अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने स्टार्ट किया था मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैंने आपको बताया था इसका जो मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है वो 100 से ज़्यादा हो जाता है, और किस तरह से विटामिन B12 और फोलेट जो होते हैं ये डीएनए की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, और जब ये नहीं होते तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती, हमारे सेल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से एक तो मैक्रोब्लास्ट बनते हैं, दूसरा ये कि हमारे न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो भी प्रॉपर डिवाइड नहीं होते हैं, उनकी भी हाइपर सेगमेंटेड होते हैं, 5 से ज़्यादा लोब्स रह जाती हैं, जो कि नॉर्मल कितनी थी 2 to 3 थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर ही आपको जो है मैक्रोसाइट्स मिलें। ब्लड के अंदर आपको मैक्रोसाइट्स जो होते हैं वो आपको अल्कोहल के लोगों में, अल्कोहल पीने वाले लोगों में, लिवर डिजीज़ के लोगों में या ड्रग्स लेने वाले लोगों में भी मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इन सब दोनों की। सबसे पहले फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी कैसे होगी? वो लोग जो फोलेट ले ही नहीं रहे, डाइट में ही नहीं ले रहे, उनको हो सकती है ना, लाइक वो जो है ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं लेते, ठीक है, तो उनके अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। तो डाइटरी फोलेट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स, और ये कहाँ पे अब्जॉर्ब होती है? जेजुनम में। जब आपने आयरन आयरन पढ़ा था तो हमने कहा था वो ड्यूडेनम में अब्जॉर्ब हो रही थी, अब ये जेजुनम में अब्जॉर्ब होती है, ये बात याद रखनी है। अब जो हमारे पास फोलेट डेफिशिएंसी होती है ना, ये बहुत जल्दी हो जाती है। अगर कोई बंदा डाइट में फोलेट नहीं ले रहा होता ना, तो महीनों के अंदर उसको डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी स्टोरेज नहीं होते इतने ज़्यादा इसके। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मैंने आपको बताया कि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है। जैसे अभी हमने देखा अल्कोहल जो लोग पी रहे होते हैं उनके अंदर तो बहुत कॉमन होता है, ठीक है। पुअर डाइट है, अल्कोहल पीने वाले लोगों को वैसे ही उनके लिवर डैमेज स्टार्ट हो जाता है, फिर उनकी फर्दर जो है वो अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम ये सारा वो चलता रहता है। एल्डरली लोग जो होते हैं उनकी भी डाइट इतनी ख़ास नहीं होती, या डिमांड ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेगनेंसी में तो वैसे ही डिमांड ज़्यादा हो जाती है ना इन चीज़ों की, फोलेट की। और आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको हम फोलेट देते हैं, एक तो न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट से भी बचाने के लिए। लेकिन बात करने की ये है कि जो फिजियोलॉजिकल डिमांड बढ़ जाती है बंदे की, कैंसर में, प्रेगनेंसी में, हेमोलाइटिक एनीमिया में, तो फोलेट डेफिशिएंसी बहुत आसानी से हो सकती है ऐसे लोगों में। या ऐसे लोग जो हमने फॉर्मा में पढ़ी होंगी आपने, बहुत सी ड्रग्स जो फोलेट एंटेगनिस्ट ले रहे होते हैं, ड्रग्स ऐसी ले रहे होते हैं जो फोलेट को एंटेगनाइज करते हैं, उसकी भी ऑप्शन ही होने देते। तो फॉर एग्जांपल मीथोट्रेक्सेट जो होता है वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है, जिसने एक्चुअली वो सारा स्टेप चलाना होता है। तो ये एक्चुअली इसके कॉजेज़ होते हैं फोलेट डेफिशिएंसी के, कि या तो वो डाइट में प्रॉपर नहीं ले रहा है, या वो डाइट में तो ले रहा है लेकिन उसकी जो है वो क्या हुआ है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, या फिर उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। ये हो सकता है कि वो ड्रग्स ऐसी ले रहा है जो फोलेट को एंटेगनाइज कर रहा है। अच्छा, अब इसके जो है क्लिनिकल एंड लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी? अब खुद सोचें कि जो है इसमें हमारे पास सेक्स डिवीजन तो हो नहीं रही है आरबीसीज़ की नॉर्मल, तो मैक्रोसाइटिक आरबीसीज़ और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मैंने आपको बताया मिलेंगे, जिसके 5 से ज़्यादा लोब्स होंगे। अब ये हमेशा के लिए याद रख लें कि जो लोग होते हैं ना, ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के, इनकी जो ज़ुबान होती है ना, उनके अंदर उसके ऊपर ना रेड हुई हुई है, उनकी ज़ुबान रेड हुई होती है। अब इनकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो ना, तो इनकी ज़ुबान पे ना रेडनेस, आपको इन्फ्लेमेशन नज़र आती है, उसको आप ग्लोसाइटिस कहते हो, ठीक है, ये इनका फ़ीचर होता है। अच्छा, सीरम फोलेट का लेवल क्या होगा? कम होगा ना फोलेट डेफिशिएंसी में। और सीरम होमोसिस्टीन का लेवल क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि इन्होंने लास्ट स्टेप क्या करना होता है, होमोसिस्टीन को मैथ्यूनिन में कन्वर्ट करना होता है। जब ये नहीं होंगे, फोलेट नहीं होगा, वो अपना मिथाइल ग्रुप नहीं दे पाएगा विटामिन B12 को, विटामिन B12 उसको नहीं कन्वर्ट कर पाएगा हीमोसिस्टीन को मैथ्यूनिन में, तो बॉडी में हीमोसिस्टीन का लेवल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस का रिस्क ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों में, ठीक है। और मेथाइल मेलोनिक एसिड ये नॉर्मल होगा। ये कहानी एक और है इसकी, कि जो हमारा विटामिन B12 होता है ना, ये हमारे सक्सिनाइल जो मिथाइल मेलोनिक एसिड होता है ना, उसको ना सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट कर रहा होता है। ये स्टेप सिर्फ हमारे विटामिन B12 ने करना होता है, ठीक है। मिथाइल मेलोनाइल कोए को जो है सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट करने वाला काम सिर्फ विटामिन B12 का है, ठीक है। इसमें फोलेट का कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोगों में हमें मिथाइल मेलोनिक एसिड का नॉर्मल लेवल नॉर्मल मिलता है फोलेट डेफिशिएंसी के लोगों में, क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है ये एनिमल ड्राइव प्रोटीन से कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसकी कहानी ये होती है कि सबसे पहले जब हम विटामिन B12 लेते हैं तो ये हमारी ज़ुबान में आएगा ना सबसे पहले, तो हमारे क्या होता है, हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसमें सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा रिलीज़ कर रहे होते हैं। उसमें आपको पता है बहुत से एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है कि ये हमारे विटामिन B12 जो है ना उसको ना बाइंड करवाता है, मतलब कि उसको पकड़ेगा और उसको बाइंड करवाएगा, किसके साथ? आर बाइंडर के साथ बाइंड करवाएगा, ठीक है, और स्टमक तक ले जाएगा, ठीक है। तो कहानी क्या हुई, सबसे पहले हमने विटामिन B12 लिया अपनी ओरल कैविटी में, उसमें ये नीचे जा रहा है एसोफेगस में, ठीक है, किसके साथ बाइंड करके? विटामिन B12 आर बाइंडर के साथ। विटामिन B12
प्लस आर बाइंडर, ठीक है। इसको लेके जाएगा कहाँ पे, इसोफेगस में अंदर, स्टमक में। अब स्टमक में जब जाता है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ड्यूडिनम जो होता है ना, सॉरी जेजिनम आ गया ना, ड्यूडिनम आ गया, ड्यूडिनम, ठीक है। ड्यूडिनम में क्या होता है, हमारे पैंक्रियाटिक प्रोटीजेज होते हैं, पैंक्रियाज से निकलते हैं। ये हमारे विटामिन B12 जो है ना उसको आर बाइंडर से उसका जो रिश्ता नाता होता है ना वो उतरवाते हैं, ये जो पैंक्रियाटिक प्रोटीजेज होते हैं। अब विटामिन B12 फिर अलहदा हो जाता है वहाँ जाके, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको पता है कि वहाँ पे ना हमारे पेराइटल सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स, वो क्या करते हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करते हैं जिसके साथ जो है वो हमारा विटामिन B12 अटैच हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच हो जाता है। तो अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 चले जाते हैं कहाँ पर, ईलियम में, जो लास्ट हमारे पास पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे चले जाएंगे। और ईलियम में जाके फिर विटामिन B12 जो है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जाके उससे रिलीज़ होगा, और एक रिसेप्टर होता है उसके थ्रू ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी होती है। बस ये कि जब हमने विटामिन B12 लिया तो हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें वो आर बाइंडर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद स्लिबरी एंजाइम्स की मदद से, और जब अंदर जाता है स्टमक में तो वहाँ से जो है जजनम में पैंक्रियाटिक प्रोटीजेज जो है इनका रिश्ता तुरवाते हैं विटामिन B12 और आर बाइंडर का, और विटामिन B12 जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हो जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 मिलकर इलियम में जाते हैं और वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से रिलीज़ होके। तो ये सारी सी कहानी होती है। उसके बाद ये होता है कि हमारे पास विटामिन B12 जो है ये लेस कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू फोलेट डेफिशिएंसी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि बॉडी स्टोर्स इतने नहीं होते। विटामिन B12 की जो हमारे पास डेफिशिएंसी होती है वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा, लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन B12 जो है वो स्टोर हुई होती है। तो हमारे लिए सालों लग जाते हैं, अगर कोई बंदा विटामिन B12 अपनी डाइट में नहीं ले रहा तो उसको सालों लग जाएंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने में। अब पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया के बारे में आपको पता होगा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारे जो स्टमक के पेराइटल सेल्स होते हैं जिन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज़ करना होता है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। अब जो है जब हमारे स्टमक में जो हमारे पेराइटल सेल्स हैं, ठीक है, हमारे स्टमक में जो पेराइटल सेल्स हैं उनकी जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो जिन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करना था, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करना था और हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ विटामिन B12 नहीं बाइंड करना था और जाना था हमारे ईलियम में, और ईलियम में जाके उन्होंने जो है ब्लड में एब्जॉर्ब होना था। तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पे पेराइटल सेल्स ने वाइट इंट्रिंसिक फैक्टर ही रिलीज़ नहीं किया, इसकी वजह से विटामिन B12 नहीं हमारे पास एब्जॉर्ब हो पाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। कहते हैं ना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना बहुत मुश्किल है। आप इसको डाइट में नहीं लेते ना लो, कोई मसला नहीं, सालों लगेंगे डेवलप होते हुए। लेकिन जब पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है ना, जिसमें हमारे पास ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है पेराइटल सेल्स की, फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। दूसरी हमारे पास क्या कॉजेज़ क्या हो सकती हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की, कि पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है। ये क्यों? अब खुद सोचे, पैंक्रियाटिक प्रोटीजेस थे तो उन्होंने विटामिन B12 और आर बाइंडर की जो ताल्लुक था वो करवाया था। अब वो जब नहीं होंगे, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होगी, किसी का पैंक्रियाज ही ख़राब है, तो वो कैसे रिश्ता उनका टूटेगा, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़ेगा विटामिन B12, ठीक है। या फिर उनकी ईलियम के अंदर ईलियम ही नहीं है जिसने हमारे पास उसको एब्जॉर्ब करवाना था, लाइक कोरोन डिजीज़ के जो लोग होते हैं या जिनके अंदर इस पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है, डायफाइलोबोथ्रियम लैटम का जो टेपवर्म होता है, या मतलब यही कॉजेज़ होते हैं मोस्टली विटामिन B12 डेफिशिएंसी के। या तो पर्नीशियस एनीमिया के लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिनका पैंक्रियाज ख़राब है, या ऐसे लोग हैं जिनका ईलियम में कोई प्रॉब्लम चल रही है कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, उसके रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। डाइटरी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रेयर होती है, कुछ उन लोगों में होती है जो जो वेजिटेरियंस होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जो है वो मीट खाया ही नहीं होता जो कि विटामिन B12 उनको दे रहा था, ठीक है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स वगैरह क्या होंगी, मैंने आपको ग्लोसाइटिस बताया था ना कि टिपिकल होता है मैक्रोसाई, ये जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की जो लोगों की, आप ज़ुबान खोलवा के देखें ज़रा, उनको क्या अपना मुंह खोलो, ज़ुबान बाहर निकालो ज़रा, टिपिकल आपको इन्फ्लेमेशन नज़र आती है उनकी ज़ुबान के ऊपर, ठीक है, रेड हुई होती है उनकी ज़ुबान, ग्लोसाइटिस कहते हैं उसे। अच्छा, मैक्रोसाइटिक आरबीसीज़, बड़े बड़े आरबीसीज़ होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया क्यों, सेल डिवीजन नहीं हो रही। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स क्यों होंगे, ये भी इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स हम इनको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12
का आपको डिफरेंस आना चाहिए फ्रॉम द जो है फॉलेट। एक तो ये कि इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, डेफिशिएंसी होना बॉडी में, बहुत अच्छे स्टोर्स होते हैं। दूसरा इनकी डाइट में डिफरेंस होता है। तीसरा इनका डिफरेंस होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 में जो मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमारे पास स्टेप नहीं हो रहा होता। मिथाइल मेलानिक एसिड को सक्सेनाइल कोई में कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं होता, तो उसमें नॉर्मल होगा मिथाइल मेलानिक एसिड का फोलेट फोलेट डेफिशिएंसी में, और यहाँ पे ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि वो वाला स्टेप नहीं हो रहा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में। इसके अलावा मैंने आपको बताना है, ये वाला मैंने स्टार लगाया है कि जो विटामिन B12 होता है ना, ये हमारी नर्व्स जो होती है ना, उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स होती है ना, विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो नर्व्स में उनकी डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाती है। उनकी माइलिन शीथ होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नर्व्स की प्रॉब्लम आती है ऐसे लोगों में, जिसको हम कहते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे पास विटामिन B12 में ही होता है, ये नहीं होता हमारे पास उसमें फॉलेट में। ठीक है, विटामिन B12 इज़ अ को फैक्टर फॉर द, मैं आपको बता दिया कि कन्वर्ट करवाता है मिथाइल मेलानिक एसिड को सक्सिनाइल को ए में। ठीक है, और जब ये नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो मिथाइल मेलानिक कोए जो है वो सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो दिस इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीमाइलिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब जब हमारे पास डीमाइलिनेशन हो जाएगी, हमारी नर्व्स काम नहीं करेंगी, तो ऐसे लोगों को क्या होगा, उनकी पुअर सेंसेस होंगी, पुअर प्रोप्रियोसेप्शन, उनको वाइब्रेशन सेंस, उनकी पोजीशन सेंस लॉस हो जाएगी, उनको पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी। उनका जो सीरम विटामिन B12 का लेवल होगा, ऐसे लोगों का क्या होगा, कम हुआ होगा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में। होमोसिस्टिन का लेवल क्या होगा, ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, फॉलेट में भी ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि होमोसिस्टिन जो है वो मैथ्यूनिन में कन्वर्ट नहीं हो रही होगी। ठीक है, और जब आपने याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए, जब मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है ना बॉडी में, तो डीमाइलिनेशन के साइंस आते हैं। ठीक है, और वो विटामिन B12 में होते हैं। और जब हमारे पास होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा होता है तो बॉडी में थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद इसमें जो है मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल ज़्यादा हुआ होगा विटामिन B12 में, जो कि फोलेट में नहीं था, क्योंकि फोलेट इस स्टेप को कैटलाइज ही नहीं करता। तो वह थोड़ी पिक्चर्स देख लें, ये देखें, ये मैक्रोवेलोसाइट्स हैं, बड़े बड़े सेल्स आपको मिलते हैं RBCs। सेल डिवीजन ना होने की वजह से हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, देखें कितने ज़्यादा न्यूक्लियस हैं इसके, सॉरी वो, हाँ ये लोब्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 टाइप का हाइपर सेगमेंटेड, नॉर्मल 2 to 3 होते हैं। ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, नॉर्मल RBC इतने होते हैं, मेगलोब्लास्ट इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास कॉजेज़ होते हैं कि विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से मेगलोब्लास्ट बनते हैं। नॉन मेगलोब्लास्ट मीन जिसमें मैक्रोसाइट्स होंगे दोनों में, लेकिन मेगलोब्लास्ट जो है वो सिर्फ इन दोनों में होंगे। जबकि अल्कोहल लेने वाले लोग, लिवर डिजीज़ के या हाइपोथायराइडिज्म के लोग जो होते हैं, उनमें नॉन मेगलोब्लास्ट होंगे लेकिन माइक्रोसाइट्स दोनों में होंगे। ये वो सारी कहानियाँ मुझे मैंने बताई थी। सबसे पहले हमारी विटामिन B12 हमारे ओरल कैविटी में आती है, वहाँ पे ये डी बाइंड, वो हमारे पास आर बाइंडर होता है जिसको हेप्टोकोरिन कहते हैं ओरल कैविटी में। ठीक है, उसके साथ बाइंड किया होता है, फिर ये पैंक्रियाटिक प्रोटीजेज जो होते हैं उसका ताल्लुक दरवा के इसको इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलवाते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे जो है वो इलियम में जाता है, और वहाँ पे विटामिन B12 के से रिलीज़ होता है ट्रांसकोबैलामिन, इसको फिर ब्लड में ले जाता है। ये सारी कहानी थी। तो विटामिन B12 जो है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, इलियम में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, याद रखना। फोलेट कहाँ था, जेजिनम में था, और आयरन कहाँ था, ड्यूटेनम में था। फोलिक एसिड हमारा जो है वो DNA की सिंथेसिस में, RBCs की मैच्योरेशन, WBC मैच्योरेशन जो है उसमें हेल्पफुल होता है। प्यूरिन्स पैरामिडाइड्स की हेल्प करता है जब DNA सिंथेसिस नहीं होगा, और फोलेट की डेफिशिएंसी में, और RBCs मैच्योर नहीं होंगे, जिसकी वजह से RBCs मैक्रोसाइट्स बन जाएंगे, और WBCs हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। और विटामिन B12 जो होता है ये RBC सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है, DNA की सिंथेसिस करवाता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, जब मिथाइल मेलानिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी डीमाइलिनेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। पर्नीशियस एनीमिया क्या था, मैंने आपको बताया, पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ नहीं होता, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो ऐसे लोगों में पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। ये एक्चुअली मैंने आपको दिखानी थी, ये मैंने आपको बताया था, ग्लोसाइटिस होता है इन लोगों में ना, इस तरह की आपको टंग नज़र आती है, ये इन मैगलोब्लास्टिक एनीमिया के लोगों में। देखिए मैगलोब्लास्टिक एनीमिया की बीफी रेड टंग होती है इस तरह की। ठीक है, ग्लोसाइटिस हुआ होता है साथ, और इस तरह की स्किन होती है येलो कलर की। सो जो ये हमारे पास मैक्रोसाइटिक एनीमिया था इतना ही था, बाकी हम जो है नॉर्मोसाइटिक नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।